रिजवी जी, क्या ईरान इस बात के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक है कि वहां पर सीज फायर को अब सीधे सीधे ये कह दिया जाए कि हाँ ठीक है, युद्ध समाप्त हो चुका है? अनिश्चितकालीन सीज फायर में तो लगातार डर बना रहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज फिर से एक नई धमकी दे दी है कि 3 दिन से ज्यादा अब हम नहीं रुकने वाले हैं। तो क्या ईरान खुद भी इंटरेस्टेड है कि ये किसी तरीके से युद्ध खत्म हो जाए, इसलिए पाकिस्तान से लेकर के रशिया तक की यात्रा? बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जी, आपका भी और आपके पैनल में तमाम लोगों को मैं नमस्कार करता हूं। बहुत अच्छा सवाल है आपका कि क्या ईरान भी युद्ध विराम चाहता है। बिल्कुल, कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगी कि उसके मुल्क में जंग हो, खून खराबा हो, लोग मारे जाएं और लोगों का नुकसान हो। ईरान में भी यही बात कही जा रही है। वहाँ के मीडिया और जो पैनलिस्ट हैं, मैं उनके प्रोग्राम्स बहुत गौर से देखता हूँ, सुनता हूँ, ताकि आपके चैनल पर वहाँ के जो नज़रियात हैं, जो ओपिनियंस हैं, वो आपको बयान कर सकूँ। तो मैं देख रहा था, तो वहाँ के जो पैनलिस्ट हैं वो यही कह रहे हैं कि हमको सीज फायर चाहिए, युद्ध विराम चाहिए। लेकिन वो युद्ध विराम के जो जिसे कहा जाए कि बंदूक के नोक पर कराया जाए, ईरान उसके खिलाफ है। और मुसलसल इधर ईरान के शहरों में, मैं आपको बता दूं आपके दर्शकों के लिए, कि ईरान के कई शहरों में, अभी तेहरान में 2 दिन पहले एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें वहाँ की जनता ने ये तो कहा है कि हमको युद्ध विराम चाहिए, लेकिन उनका कहना ये है कि वो युद्ध विराम, वो सुलो, वो पीस के जो अमेरिका अपने शर्तों पे करे, वो हमें मंजूर नहीं है। हम सब जानते हैं कि 10 शर्तें ईरान ने रखी हैं और 15 शर्तें युद्ध विराम के लिए अमेरिका ने रखी हैं। ईरान का कहना यह है कि हम अमेरिका के 15 शर्तों पर युद्ध विराम कतई नहीं करेंगे, और अगर अ, अमेरिका ने जबरदस्ती की तो हम युद्ध को जारी रखेंगे, क्योंकि बार बार मरने से बेहतर यह है कि एक ही मर्तबा आर या पार की जंग हो जाए। और दूसरी बात यह है कि वहाँ की जनता भी तैयार नहीं है कि इस तरीके से अमेरिका की जो कंडीशंस हैं, अमेरिका की जो शर्तें हैं, उन शर्तों को लेकर जंग बंदी हो। इसलिए मैं आपके चैनल के ज़रिए से एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये भी देना चाहता हूँ कि जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अरागची जो रशिया गए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट, किसी को नहीं मालूम, बंद लिफाफे में ईरान का बहुत ही अहम मैसेज लेकर गए हैं। और हमें ऐसा लग रहा है, और ईरान की मीडिया को भी, कि ये मैसेज अब तक के तमाम मैसेजेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, और वो ईरान की जंग बंदी या जंग को जाहिर करेगा। अमेरिका ये बात समझ गया है कि ईरान एक अड़ियल, अडमंड और जिद्दी मुल्क है, और उसने ये तय कर लिया है कि हम जो है अमेरिका की बात नहीं मानेंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप झिंझला गए हैं, हम्म। चिड़चिड़ा गए हैं, और उन्होंने नहीं, डोनाल्ड ट्रंप कई का तो बार ये अलग कहा अलग रूप भी है। बार बार इस युद्ध में दौरान देखने को मिलता है। कभी अनिश्चितकालीन लगा दिया गया सीज फायर, कभी वो 3 दिन बाद समाप्त होने वाला है। लेकिन ग्रुप कैप्टन, इन सब के बीच में ब्रिक्स देशों के लिए ये बहुत ज्यादा सरदर्दी बढ़ाने वाली बात है, और ये ब्रिक्स कंट्रीज पर सीधा सीधा आघात है। कि जरा देखिए आप कि रशिया और चाइना तो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस युद्ध को रोका जा सके। ईरान भी उसका हिस्सा है। अब ईरान भी ये चाहता है कि इस युद्ध को किसी तरीके से रोका जाए, लेकिन ईरान जब एक टेबल पर आकर के बातचीत के लिए नहीं बैठेगा तो फिर ये रुकेगा कैसे? मुझे लगता है कि एक जगह हम हल्का सा एनालिसिस अलग करते हैं। हम्म। ये जो चाइना और रशिया का इन्वॉल्वमेंट है इस युद्ध को रुकवाने के लिए, ब्रिक्स पे थोड़ा लेट कर, उसमें दोनों के एकदम भिन्न भिन्न पर्पस हैं। दोनों के एकदम भिन्न भिन्न पर्पस हैं। चाइना को इस युद्ध से जो कुछ भी प्रभाव पड़ रहा है और रशिया को इस युद्ध से जो प्रभाव पड़ रहा है एकदम अलग है। रशिया को इस युद्ध से बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ रहा है। उनके यहाँ तेल की सेल बढ़ रही है, मैसिव सेल ऑफ ऑयल, रशियन ऑयल। सैंक्शंस बार बार हटाए जा रहे हैं।
यूक्रेन का गोला बारूद डिफ्लेक्ट हो रहा है, रशिया फॉल विंटर से पहले अंदर और पेनिट्रेट कर रहा है, तो उनको इस युद्ध से बहुत फायदे हो रहे हैं। चाइना का एनर्जी सोर्स चैलेंज हो रहा है, उनका वेस्ट एशियन ग्रिप जो थोड़ा सा चैलेंज हो रहा है, तो उनका एकदम अलग ही है। साउथ चाइना सी में एक एक्सरसाइज चल रही है, उसको लेके वो परेशान है। तो ये सोच पाना कि ये एक एक्सिस बना के ये तीनों एक साथ कुछ कर पाएंगे, ये अभी थोड़ा सा जल्दी है। एनिमी इज नॉट ऑलवेज अ फ्रेंड। चाइना को भी पता है कि ईरान का जनरल रोल वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ क्या है। ठीक है, अमेरिका के चाइना से डिफरेंसेस हैं और इस वजह से वो ईरान को सपोर्ट करता है, बट चाइना को अच्छे से पता है कि आईआरजीसी का क्या रोल है ग्लोब। तो इसी वजह से 135 कंट्रीज ने एक साथ जो एक प्रपोजल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मूव किया था टू कंडेम ईरान अटैक ऑन वेस्ट एशियन कंट्रीज, not American and IDF attack on Iran, specific condemnation of Iran's attack on West Asian countries. इसको चाइना और रशिया ने वीटो नहीं किया, उन्होंने एब्सटेन किया, did not partake in the voting. ये एक बहुत मेजर सिग्नल है। पता नहीं कैसे कुछ एनालिस्ट इसको भूल जा रहे हैं या डेलिबरेटली इसको रीड नहीं कर रहे। चाइना और रशिया के पास वीटो पावर्स हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर इन्होंने वीटो कर दिया रहता तो वो प्रपोजल टू कंडेम ईरान अटैक ऑन वेस्ट एशियन कंट्रीज वो पास नहीं होता, लेकिन वो पास हुआ। उसके कुछ ही दिनों के बाद बहरीन ने एक केस मूव किया जिसमें वो कह रहे थे कि हॉर्मुज को हम ज्वाइंट फोर्स के साथ कंट्रोल करना चाहते हैं, इस पे वीटो किया। फ्रांस ने वीटो नहीं किया, लेकिन चाइना और रशिया ने वीटो किया। फ्रांस ने डिस्कनेक्ट किया थोड़े दिन कि आप वर्ड्स चेंज कीजिए, ऑफेंसिव पेट्रोलिंग की जगह डिफेंसिव करिए तो हम उसमें शामिल हो जाएंगे। फाइनली वो डिफेंसिव करके बहरीन ने फिर प्रपोजल मूव किया, लेकिन चाइना रशिया ने उसको वीटो कर दिया। तो ये कहना कि ईरान बहुत, ये जो ट्रिप अब्बासी साहब ने लगाया है ये बहुत अच्छा ट्रिप है, क्योंकि इस्लामाबाद में नई प्रपोजल्स, ओमान हॉर्मुज क्या उनका साथी है, या तो ईरान या तो ओमान, दो ही हॉर्मुज को कंट्रोल कर सकते हैं अगर करना है तो, अदरवाइज वो इंटरनेशनल वाटर है, वहां गए हुए हैं। और रशिया, क्योंकि वहां पे उनको अपनी यूरेनियम की कुछ बातें करनी होंगी, क्योंकि 2015 में भी उन्होंने किया था 10,000 से ज्यादा किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम रशिया को दिया था। इस बार भी जो 300-400 बचा हुआ है उसको आपको पता होगा कि ये जिस जहाज में अब्बासी साहब घूम रहे हैं महराज, इसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी टाइप की है, इसको चेक नहीं किया जा सकता कि इस जहाज में इस्लामाबाद में क्या था और मॉस्को लेनिनग्राड में क्या था, सेंट पीटर्सबर्ग में लैंड किए। तो ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक मूव है। ये अपना बायलैटरल विथ रशिया फॉर यूरेनियम, बायलैटरल विथ ओमान फॉर स्टेट ऑफ हॉर्मुज, इसको डील कर रहे होंगे फॉर अ सरप्राइज एलिमेंट। और साथ के साथ उन्होंने इस्लामाबाद को एक नया प्रपोजल दे दिया। इनका प्रॉब्लम ये है मीनाक्षी, प्लीज 10 सेकेंड्स मोर, कि जी ये अभी भी अटके पड़े हैं कि डिस्कशन टेबल पे आने के पहले आप वॉर को रोक दें और हॉर्मुज हमारे हवाले कर दें। टेबल पे क्या बातें होंगी उन टॉपिक्स को डील कर रहा है, यूरेनियम को, इनकी मिसाइल प्रोग्राम को, न्यूक्लियर प्रोग्राम को, इन दोनों को अलग अलग वर्टिकल्स में देखना पड़ेगा। ईरान इज स्टिल स्टक ऑन टॉकिंग टेबल, कि हम टॉकिंग टेबल पे ही तब आएंगे जब आप वॉर को रोक देंगे। जी मीनाक्षी। बिल्कुल, हॉर्मुज को लेकर के उन्होंने ये बात कई बार कह भी दी है, लेकिन प्रियंका, रशिया की तरफ से ये कहा जा रहा है इंटरेस्टेड तो है रशिया, बहुत पहले से, जब पाकिस्तान ने ऑफर भी नहीं किया था, लेकिन रशिया को मीडिएटर के तौर पर ना चुनना, अमेरिका आखिरकार ऐसा कर क्यों रहा है? क्योंकि अमेरिका को लेकर के ये लगातार कहा जा रहा है कि यूक्रेन और साथ ही रशिया के साथ उनकी जो बैठकें हुई हैं उसमें वो रशिया की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हुए नजर आए। यानी अमेरिका और रशिया के बीच में चीज़ें जब ठीक है तो रशिया की मीडिएटरशिप क्यों नहीं उन्हें पसंद आई? रशिया की मीडिएटरशिप में दो प्रॉब्लम हैं जहां पर मैं पॉइंट करूंगी, जो कि ईरान की गलतियां भी है। जो दो प्रॉब्लम, पहली चीज तो ये कि ईरान जो है शुरू से रुख दे रहा है कि वो किसी भी कंडीशन पे अग्री नहीं करेगा। डिप्लोमेसी ये नहीं होती है, डिप्लोमेसी नेगोशिएशन ये होती है कि अगर 10 कंडीशन सामने है, कम से कम आप 2-3 पे तो जाकर के अग्री करो, फिर बोलो बाकी पे बातचीत आगे करते हैं। तो आप बिल्कुल रिजिड स्टैंड दे रहे हैं, तो आप इधर उधर जा ही क्यों रहे हैं जब आपको कोई कंडीशन एक्सेप्ट ही नहीं करनी है? तो आपको ये थोड़ा सा, क्योंकि रशिया भी यहाँ पर क्या करेगा, क्या वो यूएसए को ये बोल देगा कि हम किसी कंडीशन पे एग्री नहीं करते और इसराइल के इंटरेस्ट को यहाँ बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं करेंगे? उसको वो इंटरेस्ट भी देखना है जो कि रशिया नहीं साफ साफ रख पाएगा।
ऊपर से फिर दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि थर्ड पार्टी जो है चाइना का और पाकिस्तान का इसमें जो रोल होना, ये अलग एक विनाशकारी मुझे लगता है पूरा का पूरा। क्योंकि इस तरीके से देखें तो इंडिया भी इन्वॉल्व है इनडायरेक्टली, तो पूरा वर्ल्ड अफेक्टेड है। तो क्या पूरे वर्ल्ड को इन्वॉल्व कर दे? आई डोंट थिंक सो कि चाइना और पाकिस्तान का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। दोहा के टाइम पे पाकिस्तान थर्ड पार्टी टर्की को इन्वॉल्व किया था, और उसका असर उसने क्या किया, इंडिया और टर्की के रिलेशनशिप खराब कर दिए, टर्की की लीडरशिप को पूरा करप्ट कर दिया कश्मीर के इशू को लेकर के, और टर्की को तालिबान के साथ बैठा दिया, और टर्की का पूरा इंटरनल जो डेमोग्राफी के माइंड खराब कर दिया उसने। तो इस वजह से और उसका असर क्या हुआ फिर बाद में, यूएसए का भी इंटरेस्ट पाकिस्तान बचा नहीं पाया, कोई इंटरेस्ट नहीं बचा यूएसए का अफगानिस्तान में, और खुद का भी इंटरेस्ट नहीं बचा पाया। तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट सारी चीजें मैस में डालती है। मुझे लगता है कि चाइना अपना कौन सा इंटरेस्ट यहाँ पे बचाना चाहता है? चाइना इज इफेक्टेड ऑफ कोर्स, जब पीस आएगी चाइना को भी पीस मिल जाएगी, बट आई डोंट थिंक सो कि उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। अगर ये इन्वॉल्वमेंट होगा तो यूएसए को इसी से ऐतराज है। और ये ईरान भी जो बोल रहे हैं कि हाँ जी पाकिस्तान, ये जो इनके जो पेजिशकियान ने बोला है कि अब पाकिस्तान ने अच्छा किया है इन्वॉल्व होकर के, वो शायद उनकी कोई इकोनॉमिक एंजाइटी है जिस वजह से वो बोल रहे हैं, पर ये इन्वॉल्वमेंट अच्छा नहीं है। ठीक है, रिजवी जी आप जवाब देंगे इस बात का? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि रशिया को जंग बंदी की कोई फिक्र इसलिए नहीं है कि जैसा कि अभी हमारे भाई ने ये बात बताई कि रशिया का इस जंग में सिवाय फायदे के और कोई नुकसान नहीं है। रशिया अपना तेल खुल के बेच रहा है, और उसकी जो एनर्जी सोर्सेज हैं उसमें भी खुले मार्केट में वो अपना सामान लेकर आ रहा है। तो रशिया को तो जंगबंदी की कोई फिक्र नहीं है। इसलिए ईरान को ये बात मालूम है कि अगर रशिया को हम इन्वॉल्व करते हैं मीडिएटर की हैसियत से, तो शायद वो बहुत अच्छा रोल अदा न करे। और मेरा ذاتی ख्याल ये है कि शायद पर्दे के पीछे कुछ इन लोगों की आपस में बात भी चली होगी, और रशिया ने कुछ ऐसी बातें ईरान के सामने रखी होंगी कि जिसकी वजह से कुछ आपस में ये बात हुई होगी। इसलिए चाइना को इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना को फिक्र है कि ये जंग बंद हो, और पाकिस्तान चूँकि एक ऐसा मुल्क है जो पूरी दुनिया में ज़लील हो चुका है, रुस्वा हो चुका है, वो पाकिस्तान नहीं बल्कि आतंकिस्तान बना हुआ है। लिहाजा वो अपनी छवि को बेहतर करने के लिए उसे एक मौका मिला है कि शायद जो हमारा नाम ख़राब हो चुका है पूरी दुनिया में, हम जो है मीडिएशन के ज़रिए इसको बेहतर कर सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान ने एड़ी चोटी का ज़ोर लगा रखा है। और बहुत से लोगों का ईरान में ये भी ख्याल है कि पाकिस्तान के पीछे अमेरिका का पूरा हाथ है, और अमेरिका ये चाहता है कि उसका एक ग़ुलाम, एक नौकर जो है इस सिलसिले में आगे आए, ताकि वो उसके ज़रिए से ईरान पर प्रेशर डाल सके। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल युद्ध और जंग नहीं चाहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, डोनाल्ड ट्रंप की जो रेटिंग है पॉपुलर होने की, वो गिरती जा रही है। और जहाँ तक मुझे बताया गया है, हमारे आशीष भाई करेक्ट करेंगे, मेरी नॉलेज इतनी अच्छी नहीं है, कि जो रेटिंग डोनाल्ड ट्रंप की जितनी गिरी है, अभी तक शायद ही किसी प्रेसिडेंट की जो अमेरिका के एक रेटिंग इतनी गिरी हो। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो फैसला था वो बहुत ही अजीबोगरीब फैसला था। इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जंग चाहते हैं। 3 दिन की जो बात उन्होंने की है, वो इसके पहले भी उन्होंने इस तरह की बातें की हैं कि हम ईरान को ख़त्म कर देंगे, ईरान की सभ्यता को, सिविलाइजेशन को ख़त्म कर देंगे, ईरान के साथ ये कर देंगे, ईरान मिट जाएगा, फना हो जाएगा। ये सारी बातें जो उन्होंने इससे पहले कही थी, बिल्कुल उसी तरीके से आप इसको ले सकते हैं। ये 3 दिन वाली जो धमकी दी है, तो डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल नहीं चाहते हैं जंग, क्योंकि जंग होगी तो डोनाल्ड ट्रंप का ये रेटिंग जो है गिरती जाएगी। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आपका बयान और साथ ही विदेश मंत्री जो पहुंचे हुए हैं रशिया, उनका बयान कतई मैच नहीं होता है। आप ये देखिए उन्होंने क्या कहा है। वो कह रहे हैं रूस पहुंचने पर ईरान के विदेश मंत्री कि हम अपने रूसी दोस्तों से मिलने के लिए आए हैं। यह राक्षी का बयान। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट और तनाव पर हम सलाह लेंगे
और सलाह लेंगे बिल्कुल, इसीलिए वो वहां पर गए हैं। ओमान भी इसीलिए गए हुए थे, पाकिस्तान भी इसीलिए गए हुए थे, और रशिया में जाकर के ये सलाह लेने की आवश्यकता शायद इसीलिए पड़ गई है ग्रुप कैप्टन, क्योंकि लगातार ये कहा गया रशिया की तरफ से कि 440 किलोग्राम यूरेनियम जिसे अमेरिका खौफ खाए बैठा है, ज्यादा है तो वो हमारे पास रखवा दीजिए। तो क्या इसी बात को लेकर के यहाँ पर चर्चाएं होंगी? मेरी एनालिसिस तो मीनाक्षी एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि ये रशिया से बात कर रहे हैं यूरेनियम की, क्योंकि उनके पास पास्ट एक्सपीरियंस ठीक ठाक रहे हैं कि अभी हम वहां पे शिफ्ट कर देते हैं और जी। बाद में इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उसको हम रिट्रीट कर लेंगे, डिग्रेड करके आप हमें वापस कर देना, डी इनरिच करके। और ओमान के साथ इन्होंने डेफिनेटली यही बात करी होगी कि हॉर्मुज पे हम दोनों मिलकर, क्योंकि आपको याद होगा बीच में इन्होंने एक जॉइंट डिक्लेरेशन भी बनाई थी कि कैसे हॉर्मुज को दोनों मिलकर कंट्रोल करेंगे, और जो भी जहाज, क्योंकि ओमान साइड में शैलो है, वहां पे बड़े शिप्स नहीं जाते, तो उसमें कुछ लीवरेज इनको दे देंगे कि हमारे साइड वालों से भी आप कुछ पैसे ले सकते हैं और हम वहां पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर या इकोसिस्टम क्लीनिंग करके कुछ ऐसे खर्चे दिखा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही नैरो लेन है। इस तरह का कुछ नया एक मेरे ख्याल वो वर्कआउट कर रहे हैं विद ओमान। और इन द मीन टाइम मुझे सिर्फ जो बात नहीं समझ में आ रही है, रिजवी साहब शायद समझा पाए, ईरान टॉकिंग टेबल पर क्यों नहीं आ पा रहा है। इसके बारे में अगर आप बिटवीन द लाइंस रीड करें तो मैंने कल रात को कहीं पे सुना है कि अब्बासी साहब ने ये मेंशन किया है कि ईरान में इस वक्त एका इस मुद्दे पर नहीं है कि हम एनरिच्ड यूरेनियम का क्या करें, हम मिसाइल प्रोग्राम को कहां तक कंट्रोल करें। इन मुद्दों पे ईरान के अंदर अभी भी एका नहीं है। ये इन्होंने पासिंग मेंशन किया है, किस रिपोर्टर को किस एजेंसी को किया है वो मैं अभी होमवर्क कर नहीं पाया हूं। तो ये एक मेजर इंडिकेशन जो हम लोग भी कयास लगा रहे हैं कि ईरान के समय पास इस समय एक मेजर क्राइसिस ये है कि मेजर इश्यूज पे तो वो बात कर लेंगे, आगे पीछे कहीं ना कहीं सेटल हो जाएगा, लेकिन जो क्रिटिकल इश्यूज हैं जहां पे फेस सेविंग की बात है कि ईरान हारता हुआ ना दिखे, आईआरजीसी वीक होता हुआ ना दिखे, वहां पे रजा पहलवी के सपोर्टर्स वापस से अपराइजिंग ना कर दें, इन मुद्दों पे आईआरजीसी मिलिट्री विंग का बहुत ज्यादा फोकस है। और आपस की कम्युनिकेशन उनके अभी भी बहुत लिमिटेड है, क्योंकि वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, उनके सारे सिस्टम्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, वो डिटेक्ट करके मार दिए जाएंगे। इस छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से ये एक इतना बड़ा युद्ध अभी किसी भी सोल्यूशन के रास्ते पे चलता नहीं दिख रहा है। जी मीनाक्षी, लेकिन इन सब के बीच में चाइना की यात्रा की जाना, अखिल, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि जिस तरीके के हालात मिडिल ईस्ट में बने हुए हैं, अमेरिका में भी बने हुए हैं कहना चाहिए, तो इन सब के बीच में क्या ये बातचीत संभव हो पाएगी? बातचीत करने का सीधे सीधे एक मतलब ये भी होगा रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर के, जिसके लिए मलेशिया से $1 बिलियन की एक अच्छी खासी डील अमेरिका ने कर ली है रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए भी। तो यहाँ बातचीत को लेकर के क्या ये तमाम मुद्दे भी उठाए जाएंगे अगर होती है मुलाकात तब? ये जो विजिट्स हो रही है मीनाक्षी, ये बहुत स्टैंडर्ड, बहुत पुराना मिलिट्री प्रोटोकॉल का हिस्सा है। सीक्रेट सर्विसेज ऐसे ही काम करती है। ये जो फिजिकल विजिट्स होती है ना, इसमें समथिंग व्हेन यू, आप सोच रहे हो कि ये परमाणु मुद्दे पे बात कर रहे हैं, हो सकता है कि वो 2 सैटेलाइट फोन को अपने जहाज में ले जाके कहीं प्लेस कर रहे हो। चाइना से तेहरान के एक सैटेलाइट फोन लेके जाना, डिप्लोमेटिक बैग्स भी आजकल चेक होने लगे बिकॉज ऑफ वॉर, तो इनको कुछ कम्युनिकेशन लाइन सेटअप करनी है सैटेलाइट बेस्ड। ये जो मूवमेंट होती है हमेशा एक बहुत बड़े मुद्दे को लेकर दुनिया लड़ रही है कि वो शायद ये सोच रहे हो, ये सोच रहे हो। मेनी अ टाइम्स 300 किलो का कोई सामान इधर उधर शिफ्ट करना हो, 4 सैटेलाइट फोन्स ले जाने होंगे इन जहाजों में, इधर उधर एक लिंक स्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि बाकी सारी सैटेलाइट अमेरिकन कंट्रोल है। इन्होंने अपने इंटरनेट को कंट्रोल कर रखा है। वो जो फ्रेंड है ट्रम्प के, उनकी सैटेलाइट सिस्टम्स को डिफंक कर रखा है ओवर ईरान, ओवर इंटायर मिडिल ईस्ट। तो इन चीजों में भी बहुत कई बार माइन्यूटली पढ़ना पड़ता है कि छिपे तौर पे भी कुछ हो रहा है क्या। और इसमें मुझे लगता है कि आई हैव नो डाउट कि डेफिनेटली कुछ अंडर करेंट्स, कुछ अंदर की बातें हो रही होंगी जिसको कोई भी मीडिया कैप्चर नहीं कर पाएगा, और ऑफिशियली तो उसको डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है। सर कयास ही लगाए जाते हैं क्योंकि ऑफिशियली तो कोई बयान देने से रहे। अखिल, आप जरा बताइएगा कि ये जो मलेशिया के साथ अमेरिका $1 बिलियन की डील कर रहा है, रक्षा मसौदा कर रहा है रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर के, मलेशिया भी आगे बढ़ते जा रहा है। अब ऐसे में क्या चाइना की आवश्यकता इसके लिए पड़ेगी अमेरिका को? देखिए, डेफिनेटली चाइना अब आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये काफ़ी एक लॉन्ग पेंडिंग यात्रा है ट्रम्प की चाइना की। तो वो मार्च में उनको आना था और उसके लिए काफ़ी बैठकें भी होने लगी थी। तो लेकिन ये जो ईरान और अमेरिका युद्ध हुआ तो वही बीच में ये फंस गया ये चीज़। तो अब माना जा रहा है कि शायद जो ट्रम्प है वो चीन आएंगे अब जल्दी, और उसके लिए व्हाइट हाउस ने काफ़ी बयान भी देना स्टार्ट किया है। और उसको जो शिखर वार्ता के तौर पर उसको पेश किया जा रहा है ट्रम्प और शी की बैठक। और आपको याद होगा कि अभी कुछ समय पहले ट्रम्प ने फ़ोन भी किया और एक
एक ट्वीट भी किया उन्होंने और कहा कि मैं काफी उत्साहित हूँ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।